शुक्रिया आपका। चलिए एक बार फिर से बाजार पर लौटते हैं और देख लेते हैं इस वक्त किस तरह का मार्केट में सेंटिमेंट दिख रहा है। जब हम सुबह मॉर्निंग में खुले थे एक बड़े गैप के साथ खुले थे, बाजार एक समय पे 16,150 के पास भी गया था, रिकवर हुआ 16,350 के ऊपर था, लेकिन अभी फिर आपको निफ्टी में जो गेन्स लेटर हाफ ऑफ द डे, लेटर स्टार्ट ऑफ द डे में दिखे थे वो थोड़े बहुत इरोड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बात करने के लिए हमारे साथ हमारे टेक्निकल एनालिस्ट बने हुए हैं, हमारे साथ मेहुल कोठारी हैं, श्रीकांत चौहान है और साथ ही हमारे साथ ब्रजेश सिंह भी है। चलिए सबसे पहले एक बार ब्रजेश आपका व्यू ले लेते हैं। ब्रजेश जी क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? जाहिर तौर पर नीचे बेस तो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इनफैक्ट श्रीकांत है हमारे साथ अभी। श्रीकांत, बेस तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये तो क्लियर दिख रहा है बाजार पर, लेकिन क्या इसी तरह दबाव ही रहा करेगा या फिर हम छोटे मोटे गेन्स भी देख सकते हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, लेकिन अभी तक जो एक रिवर्सल पैटर्न होता है वो अभी तक मिसिंग है। हमने अच्छी खासी एक रिकवरी देखी, लेकिन उसके पीछे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आना था रशिया की ओर से, और वो जब उतना इंप्रेसिव स्टेटमेंट नहीं था या तो कोई इफेक्टिव नहीं था, तो मुझे लगता है कि वापस मार्केट ने अपने प्रीवियस ट्रेंड को पकड़ा है। ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट में शायद 1 या 2 दिन का वक्त शायद जा सकता है, लेकिन ये 16,200 से लेकर 16,000 ये जो लेवल है मार्केट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। शायद हम वापस एक बार 16,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं अगर मार्केट इसी तरह अगर 16,200 के नीचे अगर ट्रेड करने की शुरुआत करता है तो, क्योंकि 16,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर उसके नीचे रहा तो एक बार 16,000 के लेवल्स हम देख सकते हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि 16,200 से लेकर 16,000 के रेंज में बढ़िया सपोर्ट है, काफी सिलेक्टिव बाइंग होगी और आने वाले कुछ दिनों में यानी यहाँ से 7 से 8 दिनों में हमें लगता है कि डेफिनेट एक वेरी स्ट्रॉन्ग पुलबैक हमें देखने मिल सकता है, जो शायद मार्केट को वापस एक बार 16,600 से लेकर 16,700 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे जब तक रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं आता तब तक ट्रेडर्स के लिए हमें हमारा एडवाइस यही है कि आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, रिवर्सल पे खरीदिए, और इन्वेस्टर्स के लिए यहां से लेकर 16,000 के लेवल्स तक आप इन्वेस्ट कीजिए, काफी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो क्लियरली ये लेवल्स आपको मिलते हुए और अभी बाजार में एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन जो है जरूर है, फिलहाल हम कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन वहां से भी ऑन अ पॉजिटिव नोट बाजार काफी हद तक संभलते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो कि बाजार की ताकत यहाँ पर बिल्कुल दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मेहुल कोठारी भी आनंद राठी से जुड़ गए हैं। मेहुल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। जिस तरह से बाजार ने आज सुबह से ही शुरुआत ही जैसी हमने देखी है, इनफैक्ट सेंटिमेंट्स ग्लोबल भी वैसे ही आते हुए दिखे, FIs के भी बिकवाली के ट्रेंड नजर आए और इवेंचुअल इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी एक अच्छी रिकवरी भी हमने देखी है। क्या लगता है अब बाजार बंद होने को बस 1 घंटा बाकी है, आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए आज सुबह का वो जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ उसके बाद जो भी अप मूव आया, वो मार्केट ने आज का गैप फिल करने का अटेम्प्ट किया था, एग्जैक्टली गैप फिल करके फिर से हमने सेलिंग देखी। तो जब तक आज का जो हाई बना है तकरीबन 16,400 का, जब तक वो लेवल निकलता नहीं है तब तक हम एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फॉर्मेशन का कंफर्मेशन नहीं बता सकते। तो जब तक 16,400 नहीं निकलता तब तक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग या फिर एग्रेसिव रिलीफ रैली की जो हम बात कर रहे हैं या चाहते हैं वो आना बहुत मुश्किल है। तो 16,400 एक क्रिटिकल लेवल रहेगा अपसाइड पर, और डाउन साइड पर आज का जो लो बना है 16,150 के करीब, तो ये एक सपोर्ट जोन है। जैसा कि श्रीकांत ने भी कहा 16,200 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है हमारा मार्केट। तो हमें भी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले कुछ दिनों में एक शार्प रैली या रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, बट एक कंफर्मेशन की हम राह देख रहे हैं 16,400 के ऊपर, जो कि ये आ सकता है। ओके, तो चलिए ये नजरिया फिलहाल बाजार पर बनता हुआ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। श्रीकांत जी, इन लेवल्स पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप सुझाना चाहें? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि अगर मार्केट में पुल बैक अगर बनता है तो यहाँ से कुछ पोजिशनल ट्रेड्स लिए जा सकते हैं, और निफ्टी IT इंडेक्स में हमने स्पेसिफिकली फोकस किया है। उसकी 2 वजह, एक तो यह है कि जो अपनी करेंसी है वो 77 के लेवल्स को तोड़ के अभी 77.5 के करीब आ चुकी है, तो उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है, और ये गिरावट जो है वो एक डिफेंसिव सेक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को एक फायदेमंद हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी IT के इंडेक्स को एक ब्रॉडर पैटर्न में देखते हैं तो वहां पे हमने एक बड़ा करेक्शन देखा है। निफ्टी IT इंडेक्स 40,000 के करीब था, वहां से गिरते गिरते वो लगातार 30,000 के करीब आ चुका है, तो काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। हमें लगता है काफी सारे स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं, और उसमें से अगर कोई एक स्टॉक अगर चुनना है मुझे तो मैं इन्फोसिस चुनूंगा। करंट लेवल से इससे लॉन्ग किया जा सकता है। सबसे पहले लार्ज कैप को हम
खरीदेंगे, उसके बाद अगर वहां पे स्ट्रेंथ अगर बनता होगा तो मिड कैप स्टॉक्स भी खरीदेंगे। लेकिन इन्फोसिस को करंट लेवल से खरीद सकते हैं, 15,1575 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से लॉन्ग करके चले, 1550 का स्टॉप लॉस रखें, 1620 से लेकर 1630 के टारगेट्स आने वाले 1 या 2 दिनों में हमें लगता है कि दिख सकते हैं। एब्सोल्युटली। मेहुल, आपसे अभी पूछनी थी एक बात। आप अभी कह रहे थे कि शायद यहाँ पर एक बाउंस बैक हम देख लेंगे। अगर बाउंस बैक आता है तो कहां पर पॉसिबल होगा? क्या बैंक स्टॉक्स ऊपर लेकर आएंगे? रिलायंस तो अच्छा प्रेशर बना रहा है क्योंकि निफ्टी पर। क्या बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर लेकर आ सकते हैं? इस बाउंस बैक में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जी हाँ, देखिए कभी भी मार्केट में अगर रिवर्सल चाहिए तो ऑफकोर्स निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी का सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक हैवी वेट है बैंकिंग इंडेक्स इन इटसेल्फ। तो हमें लगता है कि यहाँ पर मैं सुबह से हम देख रहे हैं जितना भी मार्केट में प्रेशर है वो पूरा एब्जॉर्ब किया है, जो कि वो बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है यहाँ पर लिमिटेड डाउनसाइड है, तकरीबन 1300 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एक शार्प पुलबैक इसमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है 1260 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक को बाइंग करना। 1280 का स्टॉप लॉस रहेगा, काफी छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में 1360 के टारगेट्स हम देखने को मिल सकते हैं। ये इनिशियल टारगेट्स हैं, अगर 1360 क्रॉस होता है तो 1400 तक के भी लेवल्स देखने को हमें मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है आज के दिन में अगर देखें तो बैंकिंग स्पेस में। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। अब हमारे साथ कुश वोरा भी बने हुए हैं। कुश, गुड आफ्टरनून। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, जो हम मार्केट्स में आज देख रहे हैं दैट इज एक्चुअली मोर ऑफ द सेम, इन द सेंस जो ओपनिंग ट्रेड का रिवर्सल हम देख रहे हैं इतने काफी दिनों से, कैप डाउन खुल के मार्केट्स रिकवर कर जाते हैं। वी ऑलमोस्ट सीन दैट प्ले आउट, जस्ट दैट दिस टाइम जो रिवर्सल हुआ था वो सेल ऑफ हो गया है। जब तक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक हम वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस लेवल्स लेके चलेंगे जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, 16,100 ऑन द डाउन साइड एंड 16,700 ऑन द अप साइड। 16,200 पे काफी अच्छा पुट बेस बन रहा है और एक जो स्ट्रॉन्ग कॉल बेस है दैट इज एट 16,500। तो अगर मार्केट्स यहाँ पे जरा सस्टेन करते हैं और जरा सा भी पुश हमें ग्लोबल क्यू से मिलता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट्स कुड राइज हायर फ्रॉम हियर टू 16,400 16,500 लेवल्स इन द कमिंग डेज। ओके, तो क्लियरली ये राय आती हुई अब फिलहाल इंडेक्स पर नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ कुणाल भी जुड़ गए हैं। कुणाल से बात करते हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, बताएं अभी स्टॉक्स कौन से हैं स्पेसिफिकली जो आपको नजर आ रहे हैं, कहां पर आपको मोमेंटम दिख रहा है, और साथ ही इंडेक्स पर आपका नजरिया। बात करने के लिए मेरा I think just for tomorrow or maybe for the next 1 or 2 days, I think stance indices में थोड़ा bounce का ज्यादा लग रहा है, because मेरा ऐसा मानना है कि काफी indicators oversold हो चुके हैं। तो I think at current levels यहाँ पे जनरली मेरी व्यू शॉर्ट लास्ट 2 से 3 दिन में थी, बट मेरा ऐसा मानना है कि just for tomorrow और डे आफ्टर I think एक बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए। तो मैं 2 स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। तो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट स्टैंस है। पहला रहेगा M&M फाइनेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि M&M फाइनेंस बहुत ही बढ़िया बेस बना रहा है 170-75 के जोन पे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स लास्ट 2 दिन से थोड़े से पॉजिटिव इमर्ज के होके आ रहे हैं M&M फाइनेंस में, तो मैं इसको बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। टारगेट्स शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं 1 to 2 डेज के लिए 184 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 172 का। और सेकंड स्टॉक जो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो भी एक डिसेंट बुलिश डाइवर्जेंस सेटअप दिखा रहा है, वो है आईटी स्टॉक्स में से। और इन्फोसिस जो मेरे से मानना है कि 1550-1560 का जो एक अच्छा बेस बन चुका है इन्फोसिस में, तो इसको भी मैं बाय के लिए रेकमेंड करूंगा। इन्फोसिस को करंट लेवल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं करीबन 1610 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1550 का। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर टेक्निकल बाउंस बैक अब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमारे एक्सपर्ट्स को लग रहा है, और ये कुछ कॉल्स होंगी कुणाल की तरफ से। शुक्रिया कुणाल इस सारी स्टॉक पिक्स हमसे शेयर करने का। आज हम देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, जिन्होंने रिकवरी में पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट जब सुबह हमने देखा था तो आपको पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स है, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाद में पार्टिसिपेट किया। ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स भी हरे निशान में आए थे, और कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी कुछ के पास है। कुछ बताएं आपकी कॉल्स क्या है? जी हाँ, देखिए आईटी सीम्स टू बी द फ्लेवर राइट नाउ, और हम उसमें एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा बाउंस देख भी रहे हैं। सो इन कंटिन्यूएशन विद दैट, इन्फोसिस वाज अ कॉल दैट आई रिकमेंडेड लास्ट वीक। एक
इस बार एक और लार्ज कैप है फ्रॉम द आईटी स्पेस विच इज HCL टेक। देखिए काफी एक अच्छे डाउन ट्रेंड से ये गुजरा था, लेकिन अब एक बेस बना के इसमें हम एक रिकवरी देख रहे हैं। ओवरसोल्ड टेरिटरीज में आके इसमें एक रिवर्सल आया है और जो इसके इंडिकेटर्स है यहाँ से पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहे हैं। सो HCL टेक विल ऑल्सो रिमेन बाय फ्रॉम द आईटी स्पेस फॉर अ टारगेट ऑफ 1120, और इस पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 1050 1040 के जो जोन्स हैं वहां पे लगेगा। मेरा जो दूसरा पिक है दैट इज फ्रॉम द फाइनेंशियल स्पेस। अगेन क्वाइट अ बिट ऑफ बीटिंग डाउन वी सॉ इन दिस स्टॉक। चोलामंडलम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स जो है काफी बीटन डाउन स्टॉक है, लेकिन जो इसके मीडियम टर्म सपोर्ट लेवल्स हैं विच इज अराउंड 620 630 लेवल्स, उसके आसपास से स्टॉक अच्छा सपोर्ट लेके फिर से एक राइज दिखा रहा है। और ऐसे वीक मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। इंडिकेटर्स भी इसके पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं फ्रॉम द ओवरसोल्ड टेरिटरी। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स विल रिमेन अ बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 670, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 620 का। राइट, ठीक है। सो ये कुछ कॉल्स होंगी खुश की। अब एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएल के अब से कुछ देर पहले रिजल्ट्स भी आए थे और ईटी अवार्ड्स पे हमने देखा कि कई सारे बड़े कॉर्पोरेट्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनसे एक बड़े इनसाइट्स निकल कर आए। यूपीएल के ग्लोबल CEO जय श्रॉफ से भी बात की हमारी टीम ने, और उनके हिसाब से कंपनी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कई टेक कंपनी और स्टार्टअप्स के लिए काम भी करें। इनफैक्ट यूपीएल के जो एफर्ट्स है वो बहुत हद तक नेट डेट को कम करने के भी आए। ये खास कॉन्वर्सेशन आपको सुनाते हैं एक बार। What I meant to ask was, are you getting interest from investor community to participate in this? I think they are beginning to understand what we are doing and seeing the results of that. And so obviously we have a huge FII investment in them, in us, and we have partnerships across the world with, in fact, a lot of investors are talking about partnership with us on specific projects, impact projects. So would you look at divesting some stake on your technology platform in the next, say, couple of months and perhaps establish a benchmark at least, because people don't know right now when looking at your company what is the embedded value of stuff inside it, and some kind of a value unlocking. So we have a lot of beautiful technologies which are about to blossom, and some are, and at the right time we will bring in, because attracting talent in specific platforms of ours requires some excitement around the valuations, the whole unicorn discussions, and hiring talent always helps to create all those exciting things. So obviously we constantly discuss it, and we'll unlock some value in those as time goes on. ओके, सो यूपीएल के ग्लोबल CEO जय श्रॉफ से हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने बातचीत की, और इनफैक्ट यूपीएल के नतीजे भी आ जाते हुए दिखे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। रेवेन्यू अगर देखें 24% की बढ़ोतरी है, मुनाफे में 28% की बढ़त, और साथ ही मार्जिन जो है उसमें भी अपमूव्स आते हुए दिखे हैं। लेकिन चलिए, वही ईटी अवार्ड्स में सिप्ला की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन समीना हमीद ने भी बातचीत की हमसे, और उन्होंने कहा कि कंपनी लगातार ट्रांसफॉर्म कर रही है और कारोबार विस्तार के उनके कई सारे प्लान्स हैं। So I think pharma companies have come incredibly well together to deliver in COVID. And it's been a challenging 2 years managing across supply chains,
and a lot of uncertainty in the environment. But I think, India's been here to serve its population, and every pharma company has risen to the challenge with every drug in the portfolio that could globally be possible. We've made it possible in India. So thank you. Right. Ma'am, just wanted to understand about Cipla. For the last 5 years, there's been a complete change. The products you all made, the way you all made. You think inhaler, complex drugs, moving into US, that's the next growth phase, that's the next plan? So absolutely, that's been the journey over the last 5 years, and I can assure you that we will continue to grow and this company will continue to transform. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप देख रहे थे ईटी अवार्ड्स के। अब कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं यहाँ पर। मेहुल, एक बार अमर राजा बैटरीज को देखें। हमारा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर आई थिंक इस पर एक बैठक भी होने वाली है जल्द, तो उसके चलते उससे पहले हम देख रहे हैं कि आपको बैटरी काउंटर्स थोड़े एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। एक साइड आप देखें 1.5% की तेजी के साथ, और अब सन फार्मा भी अमर राजा बैटरीज में भी आप नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए देख रहे हैं। क्या व्यू रहेगा इनके चार्ट्स पर? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो अमर राजा कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और अभी तक भी कोई भी रिवर्सल के सिग्नल्स हमें मिले नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं देख रहा हूं तो काफी ओवरसोल्ड हो गया। तो यहाँ पर अगर किसी को चांस बाय करना है तो कर सकता है। एग्रेसिव बाय थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, बिकॉज कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ से सिर्फ बाउंस आ सकता है 540 550 तक का, इससे ज्यादा की बात नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रेंड चेंज होगा तकरीबन 560 570 के ऊपर। तब तक के लिए ये स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा। नीचे में मुझे नहीं लगता 500 से ज्यादा कुछ ज्यादा डाउनसाइड है काउंटर में। सो एक सपोर्ट के पास ये धीरे धीरे आ रहा है, अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो स्मॉल बाउंस के लिए इसमें ट्रेड किया जा सकता है। ये राय हमारा राजा बैटरीज पर। इस बीच कुछ नौसिल, इस स्टॉक को देखिए, आज अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहा है, बढ़त स्टॉक में जारी है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के ट्रेंड को भी अगर देखें, यहाँ पर करीब 10 से 15% तक की तेजी हमने 5 ही सेशंस में देख ली है, जहां मार्केट सबसे वॉलेटाइल रहे थे। ब्रोकरेज हाउसेस के भी पॉजिटिव रडार में है, डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव नजरिया यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं। नौसिल पर आपकी राय क्या होगी? जी, दिस इज अ गुड फाइंड। एक्चुअली इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल पॉजिटिव है और अभी नहीं, पिछले करीब 3 से 4 महीने से इसका जो ट्रेंड है काफी पॉजिटिव चलते आया है। सो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी ये स्टॉक बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। इससे आउट परफॉर्मेंस जो है वो क्लियरली इसमें एविडेंट है। एक चीज का बस यहाँ पे हमें कॉशन रखना होगा कि 250 के जो लेवल्स हैं उसके आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज पड़ रहा है और स्टॉक उसके बहुत करीब आ गया है। अगर वहां पे एक रेजिस्टेंस आता है, सेलिंग प्रेशर आती है, तो शायद स्टॉक थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है। सो एक यहाँ से पे ऑफ प्रोफाइल इमीडिएटली अच्छा नहीं दिखेगा अगर आप बाय करना चाहते हो तो, लेकिन इसके ऊपर क्रॉस करते ही 270 275 के जो जोन्स हैं स्टॉक उनके लिए एक रनअप बना सकता है। किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मेरा सुझाव रहेगा 240 के जो लेवल्स हैं उसके आसपास का स्टॉप लॉस बना के होल्ड करिए, फ्रेश बाइंग इनिशिएट करिए अबव 250 इफ इट सस्टेन्स एंड क्लोजेस। आज आईटीसी पर एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है और आईटीसी तो रेकमेंड भी कर रहा है हमारे एक्सपर्ट्स, और जिस दिन आईटीसी चलता है उस दिन कोइंसिडेंटली आपको गोडफ्रे फिलिप्स भी चलते हुए दिखाई देता है। श्रीकांत, कोई रिलेशन तो है नहीं इन दोनों स्टॉक्स के बीच में, जो अभी फिलहाल मूव आपको आईटीसी पे दिख रही है, बट व्हाट वुड यू से ऑन दिस कोइंसिडेंस? देखिए, अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो बिल्कुल ये एक ही सेक्टर में है, और अगर एक्टिविटी प्राइस कोरिलेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे वैसे देखा जाए तो कोरिलेशन मिसिंग है, लेकिन दोनों ही स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं और हमें लगता है कि इवेंचुअली इन दोनों स्टॉक्स में हमें आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। उसकी वजह यही है कि आईटीसी एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में आ चुका है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है, शायद 270 250 के रेंज में ये थोड़ा और वक्त निकाल सकता है, पर हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक एक बार 300 के लेवल्स दिखा सकता है। और गॉडफ्रे फिलिप में अगर आप देखें तो काफी अच्छे करेक्शन के बाद आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, और अगर आज की क्लोजिंग अगर गॉडफ्रे फिलिप अगर 1200 के ऊपर 1200 के आसपास के अगर कर लेता है तो फिर एक बार 1300 से लेकर 1350 के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक काफी हाई बीटा है। और हमें लगता है इन दोनों स्टॉक्स में अगर अपनी अगर इन्वेस्टर की अगर इन्वेस्टमेंट्स है तो बिल्कुल बने रहे। आने वाले
2 से 3 महीने में हमें लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने मिल सकते हैं। गोडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी दोनों पर पॉजिटिव अप मूव्स, और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की यहाँ पर राय आती हुई। इस बीच ईटी नाउ स्वदेश में एक खबर हमने आज सुबह आपको बताई, उस खबर का रिएक्शन भी देखने को मिला, उस पर फिर मैनेजमेंट को भी सफाई देनी पड़ी। कैन फिन होम्स के मैनेजमेंट ने 37 फ्रॉड अकाउंट को लेकर सफाई दी है। कंपनी के एमडी और सीईओ ने कहा है कि ग्राहकों ने फर्जी आईटीआर देकर करीब 4 करोड़ का फ्रॉड किया है। आइए सुनते हैं। हम लोग 21 ब्रांचेस का ऑडिट करवा दिया। इसमें 21 ब्रांचेस में एक ब्रांच में इरेगुलरिटी निकल के आया, वो फ्रॉड है इन 37 अकाउंट्स, टोटल अमाउंट 3.93 करोड़, 1 ब्रांच आउट ऑफ 21 ब्रांचेस। इसमें सब केसेस में कस्टमर इज देयर, प्रॉपर्टी इज देयर, केवाईसी कंप्लायंट, all the cases repayments are very regular. Now the ITR जो दिया था, most of the cases are salaried case, and ये सब छोटा अमाउंट, छोटा लोन, because 37 accounts 3.93 about 10-11 lakhs का टिकट साइज है, छोटा अमाउंट है। ITR फेक था, we were not able to verify that वो फेक था, ये है irregularity। So तुरंत हम लोग 37 केसेस 3.93 करोड़ को एनएचपी को डिक्लेयर किया एज फ्रॉड, एनपीए टैग किया और 100% प्रोवाइड किया। ऑलराइट, तो ये कैन फिन होम्स की आप सफाई के बाद देखेंगे कि पहले जब ईटी नाउ स्वदेश ने एक्सक्लूसिव खबर हमने सुबह जब 9:05 पे दिखाई तो स्टॉक में 12% तक का फॉल भी देखने को मिला था, लेकिन बाद में जब मैनेजमेंट ने आकर सफाई दी कि सिर्फ 4 CR के ही ये लोन्स है, जो ये अकाउंट्स अमाउंट है, और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में रिकवरी भी आई, 6% तक की अब स्टॉक पे डेंट आप देख रहे हैं। लेकिन सुबह आपने देखा एक शार्प फॉल भी आया हम ईटी नाउ पर ये न्यूज़ दिखाने के बाद। अब हमारे साथ समीर दीक्षित बने हुए इंडिगो पर एक खबर वो ट्रैक कर रहे हैं, उनसे पहले समझ लेते हैं कि क्या पूरी स्टोरी है। समीर बताएं। चलिए एक बार पूरी खबर फिर से बता दें। एक दिव्यांग यात्री थे जिन्हें फ्लाइट पर चढ़ने से रोक दिया गया था, और इसके बाद सरकार, इस मामले में सरकार सख्त हो गई। डीजीसीए ने भी इंडिगो के खिलाफ जांच शुरू कर दी इस पूरे मैटर पर। अब फिलहाल समीर के पास क्या अपडेट है ये समझ लेते हैं। समीर, क्या सख्ती की जा रही है इंडिगो से? इंडिगो की तरफ से कोई सफाई आई है इस पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं, जिसमें इंडिगो एयरलाइन के सीईओ रोणजय दत्ता ने साफ तौर पे कहा है कि 7 मई को जो घटना रांची एयरपोर्ट पे हुई, जिसमें एक दिव्यांग हवाई यात्री को फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया गया, तो ये पूरी घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन एयरलाइन का जो एक्शन था उसका कहीं ना कहीं बचाव करते हुए कहा, जो सीईओ ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये उस वक्त की जो परिस्थिति थी उन तमाम पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ये पाया गया है कि उस वक्त जो स्टाफ ने फैसला लिया वो सही था। तो बचाव इंडिगो एयरलाइन ने अपने स्टाफ का किया है, अपने एक्शन का यहाँ पर बचाव करते हुए दिखी है। लेकिन एक जेस्चर के तहत यहाँ पर एक और पेशकश की है, जो दिव्यांग फ्रेंडली पैसेंजर थे उनको ये बात कहा है कि वो चाहें तो उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर इंडिगो एयरलाइंस देना चाहेगी। वो खरीद करके एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उस स्पेशली एबल्ड टीनेजर को देना चाहेंगे। और पूरे वाक्य को अगर देखें तो ये 7 मई की घटना है, जब रांची एयरपोर्ट पे एक स्पेशली एबल्ड पैसेंजर को, एक दिव्यांग पैसेंजर को वहां पर एयरपोर्ट पे इंडिगो एयरलाइन के स्टाफ ने फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया। और उस वक्त जो तर्क दिया गया कि जो पैसेंजर है वो पैनिक सिचुएशन में है, वो घबराया हुआ है और उसको फिलहाल फ्लाइट में चढ़ने के लिए वो फिट नहीं है, वो अनफिट है, इसलिए उसको फ्लाइट नहीं करने दिया जाएगा। बाद में इंडिगो एयरलाइन ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें ये बात साफ तौर पर कही कि अगली सुबह यानी कि रविवार सुबह हैदराबाद जो उनको जाना था उसके लिए उनके लिए वैकल्पिक प्रबंध किया गया और उनको हैदराबाद भेजा गया। लेकिन इस पूरे मसले पर तूल तब पकड़ में आया जब एक चश्मदीद ने पूरी घटना सोशल मीडिया पे पोस्ट करी और 2-3 वीडियो भी इसके वायरल हुए। और उसके बाद खुद एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट करके इस पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा कि इसकी न केवल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी पूरे वाकये की, बल्कि वो खुद इसको देखेंगे कि किस तरीके से जांच हो रही है। और उसके बाद में एविएशन रेगुलेटर ने इस मामले में जांच आगे बढ़ा भी दी है, एयरलाइन से उनका पक्ष भी जाना है। और एयरलाइन ने फिलहाल जो एक अपडेटेड स्टेटमेंट जारी किया उसमें
ने कहा है कि मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस वक्त स्टाफ ने जो किया, यानी कि पैसेंजर को फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दिया गया, वो उस वक्त के लिए एक जरूरी एक्शन था और एक जेस्चर के तहत यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर उस स्पेशली एबल्ड पैसेंजर को देने की पेशकश एयरलाइन की तरफ से की गई है। समीर, शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक दिव्यांग बच्चे को और उसके माता पिता को फ्लाइट में चढ़ने यहाँ मना किया गया, जिसके चलते इंडिगो पर कह सकते हैं सरकार और एविएशन मिनिस्ट्री पूरी तरह से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी अपडेट आता हुआ दिखा, उन्होंने भी बयान दिया और हरकत में आते हुए दिखे। और अब इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, तो क्लियरली इंडिगो की तरफ से भी अब सफाई आती हुई दिखी है और इसमें आगे भी और टेक और सोल्यूशंस निकलते हुए जरूर दिखेंगे इंडिगो की तरफ से। एक इंपॉर्टेंट अपडेट और ये खबर आपके सामने। इस बीच सिप्ला, कुछ एक बार सिप्ला पर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि सिप्ला में जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तो कल कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स से पहले एक्सपेक्टेशंस कैसे नजर आ रहे हैं यहाँ पर सिप्ला में, हम आधे से 1% तक की तेजी भी देख रहे हैं। इस बीच नतीजों के अनुमान भी हम ये लगाकर चल रहे हैं कि बिक्री अच्छी देखने को मिलेगी, मुनाफे के फ्रंट पर भी पॉजिटिविटी नजर आएगी और एक गुड क्वार्टर, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर सिप्ला के लिए साबित होता हुआ दिख सकता है। ईटी अवार्ड्स में भी सिप्ला के मैनेजमेंट से हमने बातचीत अभी की और उनके विस्तार प्लान्स को लेकर, डेवलपमेंट्स को लेकर लगातार बात होती हुई दिखी। फंडामेंटल्स मजबूत है, टेक्निकली आपको चांस कैसे लग रहे हैं? अगर मैं एकदम इमीडिएट ट्रेंड देखूं तो ये जरा सा नेगेटिव है, लेकिन अगर हम डेटा को थोड़ा सा वाइड करें, वी गो बैक अ फ्यू कपल ऑफ क्वार्टर्स, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। एक कॉशन इसमें ये रहेगा कि बिल्कुल अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो 940 के आसपास ही पड़ रहा है, ठीक वहीं ट्रेड कर रहा है। सो आज अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है तो एक ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। इनफैक्ट उससे इसका जो पे ऑफ प्रोफाइल है, अगर कोई यहाँ पे बाय करता है 940 की ऊपर की क्लोजिंग के बाद, तो वो काफी स्ट्रांग होगा, बिकॉज जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है ये 975 980 के जो जोन्स हैं उन लेवल्स पे बन रहा है, और जो सपोर्ट लेवल है दैट इज एट 920। सो पे ऑफ रेशियो काफी अच्छा है। आज अगर 940 के ऊपर सस्टेन करता है कुछ समय के लिए और क्लोजिंग देता है, देन इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग बाय। एक जरा सा इंडिकेटर्स में भी हमने एक उछाल देखा है, एक टर्न अराउंड देखा है। सो दिस लुक्स लाइक सेटिंग अप फॉर अ नाइस रैली फ्रॉम हियर ऑन, बट आई वुड प्रेफर अ क्लोज अबव 940 और एटलीस्ट ट्रेडिंग फॉर सम टाइम अबव 940। ओके, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको एक बार इसे वॉच लिस्ट में रखना है और लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट आते हुए दिखेंगे, थोड़ी सी मजबूती और ज्यादा बरकरार रहती हुई दिखे तब फिर यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोचा जा सकता है। नतीजों का सीजन जारी है, सिप्ला की ही तरह कल एशियन पेंट्स के भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान लेकर विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, बताएं एशियन पेंट्स के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एशियन पेंट्स अपने Q4 FY22 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और देखा जाए तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है 20% की रेवेन्यू ग्रोथ है एक्सपेक्टेड दिस टाइम। मेनली जो प्राइसिंग लेड होगी दिस टाइम अराउंड एज वेल, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ तो सिर्फ 6 to 8% एक्सपेक्टेड है और कंपनी ने काफी प्राइस हाइक्स लिए थे क्योंकि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो थी, महंगाई जो थी काफी बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से प्राइस हाइक्स जो है ये सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स है मार्जिनल ग्रोथ है अराउंड 6% की ग्रोथ प्रॉफिट्स में, और ये मेनली जो है इम्पैक्ट कर रहा है प्रॉफिट्स को, वो हायर इनपुट प्राइसेस इंपैक्ट करेगा, तो मार्जिनल ग्रोथ ऑफ 6% प्रॉफिट्स में। ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, इबिटा मार्जिन, वहां पे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मेनली इंपैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज है और हाई फ्रेट कॉस्ट भी है जो इंपैक्ट कर रहा है ओवरऑल मार्जिन ऑफ द कंपनी। ग्रॉस मार्जिन भी इंपैक्ट होंगे ऑब्वियसली बिकॉज हायर इनपुट कॉस्ट है, तो ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन दोनों इंपैक्ट हो गए, पर ग्रॉस मार्जिन जो है सिक्वेंशियली में भी इंप्रूव होते दिख सकेंगे। ओवरऑल जो फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, कमेंट्री क्या आ रही है डिमांड आउटलुक में, आरएम कॉस्ट की क्या आउटलुक है, वाइल प्राइस हाइक क्या है, कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है आगे जाते हुए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक बड़ा कंसर्न रहा भी है सारी पेंट स्टॉक्स के लिए पूरे क्वार्टर। अगर आप देखें तो इनफैक्ट ये रिफ्लेक्शन शायद अब आगे के क्वार्टर्स में ज्यादा आएगा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड की जो वीकनेस थी, जो तेजी थी, वो पेंट कंपनियों को जाहिर तौर पर उनके मार्जिन पर रिफ्लेक्ट हर क्वार्टर में फॉर सम टाइम तो दिखेगा ही। इंतजार रहेगा आपसे विनी इस पूरे अपडेट पर, इसके एशियन पेंट्स के नंबर्स पर। चलिए, इस बीच हम देखें तो मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। आप अगर इस वक्त निफ्टी
निफ्टी को देखें तो आप सिर्फ 48 पॉइंट्स की आपको यहाँ गिरावट सीमित रह गई है, कि जबकि ये जो डेंट था ये बड़ा था। और इसमें अच्छा पार्टिसिपेट किया है मारुति सुजुकी ने। मारुति अब 1.5% तेजी के साथ, M&M 0.5% तेज, और इनफैक्ट आयशर मोटर ने भी रिकवर किया है। तो ऑटो स्टॉक्स तो आपको क्लियरली रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं जैसे आप अभी बात भी कर रहे थे शायद कि एक बाउंस बैक एंटिसिपेट करना चाहिए, तो पहले बाउंस बैक, लेकिन आपको सबसे पहले आपको ऑटो स्पेस में दिख रहा है। और कहाँ बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए क्लोजिंग तक? आपको क्या लग रहा है कहाँ लेवल्स देखने चाहिए आज क्लोजिंग के? देखिए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, 16,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और अभी जो बाउंस आया, एग्जैक्ट हाई बनाया निफ्टी ने 16,401, और वहां से फिर से 50 पॉइंट्स हमने डाउन साइड देखा। तो 16,400 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज वो आज का गैप एरिया भी है, और उसके ऊपर अगर हम सस्टेन होते हैं तो कल के दिन में भी हम एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली देख सकते हैं आज के लो के सपोर्ट से। तो 16,400 वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी, और उसके ऊपर ही मैं कोई एग्रेसिव बैट की सलाह दूंगा अगर लॉन्ग साइड पर कुछ लेना है तो। और ऑटो स्टॉक्स में अगर आपने कुछ बात की है, तो ऑटो स्टॉक्स में मुझे आयशर मोटर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये लेवल पर, बिकॉज काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस इसका देखा था हमने पिछले 2-3 महीनों में, और अभी ये लेवल पर जो आया है काफी अच्छा करेक्टिव मूव हो गया। तो यहाँ पर आयशर मोटर पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज यहाँ से जब ये फिर से रैली शुरू करेगा तो 2600 या 2700 के लेवल बहुत ही फास्ट हमें ये काउंटर में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ऑटो स्टॉक्स में तो देखी ही, यहाँ पर एक रिकवरी आपको अच्छी दिखाई दी, बाउंस बैक दिखा, लेकिन 16,400 बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी बाजार को थोड़ी तकलीफ हो सकती है इसे क्रॉस करने में। लेकिन इस बीच जहां आपको तेजी दिख रही है उसमें आपको कुछ सीमेंट स्पेस के भी काउंटर दिख रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको तेजी दिख रही है, एनटीपीसी अब आपको हरे निशान में दिख रहा है, और साथ ही आपको अच्छी रिकवरी दिख रही है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, HCL टेक में। कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को अच्छे से कवर भी करते हैं, कई सारे रिकमेंडेशन दिया और मॉर्निंग से ही वो बुलिश है कुछ, लेकिन ये सिर्फ बाउंस आज का है, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया था ये पूरा स्पेस, और अब शायद यहाँ पर एक ऊपर की रेंज पॉसिबल है, कल भी इसे कैरी कर सकते हैं? जी, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ऐसे हैं कि आप इन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहें तो भी ले सकते हैं, और अगर ट्रेडिंग के लिए लेना चाहें तो भी इन लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। बोथ आप लार्ज कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें, बट बिकॉज जो टर्न अराउंड आता है ये यूजुअली आपके लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं इनसे पहले आता है, इसलिए बड़े इन्वेस्टर्स और जो HNIs हैं वो इनको पहले बाय करना प्रेफर करते हैं। सो अगर मान लीजिए कोई इस वॉलेटाइल मार्केट में जरा से चिंतित है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो स्टार्ट विद द लार्ज कैप्स, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो ये बाउंस है ये हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए सस्टेन कर जाए। सो टेक्नोलॉजी विल रिमेन अ बाय फॉर मी, और यू कैन स्टार्ट विद लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स भी आर ऑन माय बाइंग रेडार, बट एज आई सेड इस वॉलेटिलिटी में अगर कोई चिंता कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो की, देन यू बेटर ऑफ स्टार्टिंग विद लार्ज कैप्स। राय आपको मिलती हुई। श्रीकांत, डालमिया भारत कंपनी के आज नतीजे आने वाले हैं, अनुमानित समय पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आने का है, और रियलाइजेशंस के फ्रंट पर बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। ऑल्सो लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर है, लेकिन साथ ही प्राइस हाइक्स भी सीमेंट कंपनियां दिख रही हैं, तो बिक्री के फ्रंट पर भी मजबूती के आसार यहाँ नजर आ रहे हैं। डालमिया भारत अभी परफॉर्म भी कर रहा है, करीब 2% की बढ़त 1456 के लेवल्स पर, इस पर राय दीजिए। तो मुझे लगता है कि इनके जो जितने भी सीमेंट कंपनीज के नतीजे आएंगे वहाँ पे कॉस्ट प्रेशर कैसे आ रहा है, इनपुट कॉस्ट कैसे आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और क्रूड में जैसे कि अभी तक 110-112 के करीब की तेजी बनी हुई है, तो हमें लगता है कि कितने भी अच्छे नंबर्स आए, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में ही रहेगा। और नो डाउट कि हमने अच्छा एक रिबाउंड देखा है, लेकिन एक बड़े फॉल के बाद का रिबाउंड है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि एक इसमें पुल बैक आ रहा है, और इस पुल बैक में अगर स्टॉक अगर 1500 या 1550 के रेंज के करीब अगर आता है, तो वहाँ पे एक बार आपकी जो भी पोजीशन है उसमें आप मुनाफा वसूल सकते हैं या तो उसे कम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ये काफ़ी अट्रैक्टिव बेट है, और सीमेंट में अगर देखा जाए तो या तो अंबुजा सीमेंट, जहाँ पे स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो भी चल रहा है, तो करंट लेवल से हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट पे फोकस कीजिए, और डालमिया भारत में अगर कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो वहां से एग्जिट कर ले। ठीक है, पुल बैक पर एग्जिट की राय, अंबुजा अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस में फोकस करने की यहाँ पर एडवाइस आती हुई श्रीकांत जी की तरफ से। इस बीच 3 बज गए हैं, चलिए संजीव बसीम जी से जुड़ते हैं।
संजीव जी गुड आफ्टरनून। 16,300 के आसपास निफ्टी में ट्रेड, 34,300 के आसपास बैंक निफ्टी में। शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, उसके बाद शानदार रिकवरी भी देखी और अब एक रेंज में बाजार फंसता हुआ। क्या राय होगी आज के लिए? नहीं मानसी जी, आज के लिए तो मैं नहीं कह रहा, मैं लेकिन कह रहा हूं आज और कल में बॉटम बन जाएगा। इस हफ्ते जो बॉटम बनेगा वो ड्यूरेबल बॉटम होएगा। Don't get caught in the noise. This is the time. If you have spare cash, use it. Markets are extremely oversold, and every day you cannot have the same day as in Dow. तो आजकल में किसी दिन 400-500 पॉइंट की तेजी मुझे दिख रही है जो एकदम ओपनिंग में आएगी, and that will sustain. I am again reiterating. Second half of May will see the sweetest rally we've seen in a long time. All the indicators, all the bad news is already in the price. You cannot have but a very, very strong buoyant market because all events are discounted. You had a pre-moner from the RBI, LIC issues through bad news on, और आपको अब गुड न्यूज ही आ सकती है from Russia or something like that. तो मुझे लगता है यहाँ पे stocks are giving you an excellent entry point. सुबह के अपडेट दे दूं, AB Capital, DLF, L&T Finance तीनों ने आउट परफॉर्म किया है। बने रहिए इनमें, 5-5% आपको पता भी नहीं लग रहा है, 2-3 दिन में आ सकते हैं। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल बताएं। तो मानसी जी, सबसे पहले प्रियंका जी लीजिए IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट का रिजल्ट्स इन द मिड कैप बैंक सबसे अच्छे थे। 6.3 निम आई है जो रिकॉर्ड है, और उनकी जो बुक है इट इज नाउ 60-40 फ्रॉम MSME, 40-60 टू 60-40 रिटेल, और वो इतनी स्ट्रांग बुक अब दिखा रहे हैं कि उनकी सब क्लेंजिंग हो चुकी। मुझे लगता है जब मार्केट घूमेगी बैंक निफ्टी को IDFC फर्स्ट विल लीड द मिड कैप्स। 38 में लीजिए, 36.55 का स्टॉप लॉस, 42.50 का टारगेट। दूसरा पिक जो सबसे उम्दा रिजल्ट से टाटा केमिकल, वेदर इट इज सॉल्ट, वेदर इट इज फर्टिलाइजर, वेदर इट इज कॉस्टिक सोडा, 1010, 1012 में लीजिए, 990 का स्टॉप लॉस, 1050 का टारगेट। बिल्कुल। तो ये 2 नई फ्रेश पिक यहाँ ऐड होती है संजीव जी की तरफ से। संजीव जी, बाजार रिकवर तो कर रहा है, अगर आप सुबह की ओपनिंग देखें तो वहां से रिकवर जरूर हुआ था, लेकिन अब फिर से थोड़ा सा डेंट बाजार पर प्रेशर जरूर लग रहा है। ऐसे में आपको लगता है अगर आप कॉन्फिडेंट है कि सेकेंड हाफ में एक अच्छी रैली देख सकते हैं मिड मे में, और बॉटम बस आज और कल में अब बन ही जाएगा, तो आपको कौन से स्पेसेस लगते हैं जो सबसे पहले बाउंस बैक होंगे? क्या टेक्नोलॉजी लीड करेगा इस रैली को? नहीं, आज की वीकनेस का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट तो रिलायंस है ना, 4.5%। अगर आप रिलायंस को हटा दें तो इंडेक्स वुड हैव बीन इन द ग्रीन। लेट मी बी आल्सो ऑनेस्ट। तो रिलायंस हैज बीन अ ड्रैग, और वो राइटली सो। रिलायंस हैज बीन द लीडर, और आफ्टर रिजल्ट्स एवरीथिंग लेकिन यू आर राइट प्रियंका, बैंक्स एंड IT हैव बॉटम्ड आउट। दे विल बी द वंस व्हिच विल लीड। बैंक्स बिकॉज ऑफ प्रॉक्सी ऑफ हायर ग्रोथ, रिटर्न ऑफ कैपेक्स, and IT because rupee weak है। Rupee weakness is good for us because our exports have a better strength, और आपने देखा IT exports particularly outsourcing is doing extremely well. So don't mix the, world is, most investors are mixing what's happening on the Nasdaq. अब वहां पे GameStop and Robinhood is down 80%. That doesn't mean has any correlation with Indian IT. So I think Indian IT has got a very, very good base here, और rupee will be the icing on the cake. क्यों आपका संजीव जी, अमर राजा बैटरीज पर भी पूछना था, आप कैसे देखते हैं स्टॉक को? बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, और उसके बाद ही आप देखें तो एक्साइड, अमर राजा बैटरी में भी थोड़ी से जरूर यहाँ से अपटिक्स आए, और उसके बाद आप ऑटो स्पेस को भी देखेंगे रिकवर होता हुआ। यहाँ पर अगर आपका व्यू हो कोई, अगर आप इस स्पेस पर इस न्यूज से ट्रैक कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, देखो अमर राजा एंड एक्साइड इट्स अ डुओपोली। सेकेंडली प्रियंका, क्या हुआ है, निकल एंड लेड प्राइसेस हैव फॉलन, कमोडिटीज आर इन अ वीक स्पेस। आपने देखा है बिकॉज ऑफ लो डिमांड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जहां लेड एंड एक्साइड उनके इनपुट कॉस्ट पे एक नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव हो सकते हैं। तो आई थिंक इन द नेक्स्ट क्वार्टर दे विल कम आउट विद नंबर्स, और आपको पता है सप्लाई चेन डिसरप्शन हैज बीन एट इट्स मैक्सिमम। जैसे उसकी रेक्टिफिकेशन आएगी, इंडिया विल गेट इवन मोर शेयर फ्रॉम द चाइना स्लो डाउन। So I have no two ways. I think Exide and Amar Raja both are biased. These are going to do extremely well. आपको पता है बैटरी की तो मार्केट में है ही है डुओपोली, और जैसे आपको कहा इनपुट कॉस्ट जैसे घटेंगे, इनके मार्जिन एक्सपैंड करेंगे।
संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अपना नजरिया हमें बताने के लिए, और सेकंड हाफ ऑफ मई विच इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और पीवीआर के अभी नतीजे आते हुए दिखे हैं। घाटा कंपनी ने देखा है, लेकिन घाटा घटा है पिछले तिमाही, पिछले साल के मुकाबले अगर देखेंगे 271 करोड़ जहां नुकसान देख रही थी कंपनी, अब सिर्फ 95 करोड़ का नुकसान यहां पर देखने को मिला है। तो यहां पर धीरे धीरे अपने सिचुएशन को संभालते हुए, कारोबार को संभालती हुई, इस बीच टोटल इनकम के फिगर में भी बढ़ोतरी हमने देखी है। मूवी टिकट सेल्स जो हैं उसमें जाहिर सी बात है तेजी देखने को मिली है। कुछ पीवीआर पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि अब भी कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। नतीजे ऑफकोर्स ऑन अ वीकर साइड है, लेकिन जितना नुकसान पिछले साल था इस साल उतना नहीं है। जी हाँ, देखिए एक अगर हम इमीडिएट बेसिस पे डेटा देखें तो जरा सा डाउन ट्रेंड स्टॉक में है, लेकिन जो इसके की सपोर्ट लेवल्स हैं बिल्कुल उनके पास ही ट्रेड कर रहा है, विच इज अबाउट 1675 1680 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे स्टॉक के आसपास इसी लेवल के आसपास स्टॉक में सपोर्ट है, उसी के पास ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स जरा से नेगेटिव टर्न हुए हैं, तो आई वुडंट बी टू एक्साइटेड टू जंप एंड बाय द डिक्लाइन। मैं चाहूंगा कि स्टॉक इसी लेवल के आसपास थोड़ा सपोर्ट ले, थोड़ा रेस्ट करे और एक टर्न अराउंड दिखाए। दैट इज द टाइम वी विल कंसिडर बाइंग पीवीआर, नॉट एट द मोमेंट। ऑलराइट, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स जिस पर रिकमेंडेशन रहेगी। एक बार श्रीकांत का भी व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत, आपको क्या लगता है कि बाजार यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है? अब तो मार्केट क्लोज होने में सिर्फ 25 मिनट है, हालांकि जो अभी थोड़ा बहुत जो रिकवर हुआ अभी, वो फिर से आपको गेन्स इरोड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अगर HDFC की मूव देखें, आप यहाँ पर ऑटो स्टॉक्स की मूव देखें, तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ स्पेसेस तो हैं जो तैयार हो रहे हैं यहाँ बाउंस बैक दिखाने के लिए, ओवर जोन से निकलने के लिए? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे काफी सारे स्टॉक्स और जितने भी इंडेक्स के हेवीवेट स्टॉक्स हैं उन सभी में हमने ओवरसोल्ड एक्टिविटी देखी है और उन सभी में एक रिकवरी का ट्रेंड बनते जा रहा है। और नो डाउट कि एक ओवरनाइट रिस्क रहती है और इसी वजह से आज अगर मार्केट देखें तो काफी वोलेटाइल हो चुका है। और अगर ये इतना वोलेटाइल मार्केट एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द एंटायर फॉल, अगर ऐसे कुछ फॉर्मेशंस अगर बनते हैं तो हमने हमेशा एक रिवर्स ट्रेंड देखा है। तो करंट एक सेल ऑफ का ट्रेंड बना हुआ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब मार्केट जा चुका है। हमें लगता है कि वापस एक बार आने वाले दिनों में हम 16,500 से लेकर 16,700 के लेवल बिल्कुल देख सकते हैं। ये राय मिलती हुई हमें दिख रही है। इस बीच ET अवार्ड्स के दौरान हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने अपोलो हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट से खास बातचीत की, और आइए बातचीत के टेक अवेज आपको सुनाते हैं। I think it's required, and I'm glad that it happened. Maybe COVID taught us to look at the sector in the true spirit of what it does, the service it does, and the fact that 4 out of the 10 awardees were from the healthcare sector itself talks, about the importance, the kind of work they're doing. And I don't think a country or economic progress can happen without a strong focus on healthcare. So that probably is where it should be. So what should be the incremental steps our country and companies such as yours and other players should take to really take our healthcare infrastructure to truly world-class levels? I think first is to recognize that healthcare is part of our infrastructure. Not only is it economic infrastructure, but social infrastructure. And by recognizing that, I think the government should really prioritize healthcare investors. Not only just investors, but people who are part of the healthcare ecosystem. And they can do so, like my father said, by giving it a special status like they did for IT, by rationalizing GST in the healthcare sector, and incentivize people to invest more into healthcare infrastructure. I think these are crucial for the sector to grow. Right. And insurance as well, access through insurance. Okay, so last question to you. Anything left? Yes, of course. There's so much still to talk about. We've also seen that up till now, hospitals were seen as the individual standalone kind of a business. But over the past few quarters, be it in health, insurance is growing very rapidly. It is integrating with online pharmacy and so many other businesses which have cropped up around just the hospital. Apollo is doing some phenomenal job in several of the new businesses which are around your hospital business. How do you see that also play a large role in overall, picture of higher level healthcare infrastructure in our country, in India? Dr. Reddy got the award today because, as the finance minister
as the defense minister said, he changed the paradigm of health for the country and made it private and made it world class. And now what we've done is, this is Apollo reinvented. ओके तो 80 अवार्ड्स में जहां लगातार कॉर्पोरेट्स दिग्गज शिरकत कर रहे थे, यहाँ पर फार्मा और हेल्थ केयर के दिग्गजों से हमने बातचीत की और जहां फार्मा की बात चली है, सिप्ला के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं, पंकज से एक बार समझते हैं। पंकज बताएं। ये पर्टिकुलर रिजल्ट सीजन में सिप्ला एक पहली बड़ी लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी जो अपने नंबर्स कल डिक्लेयर करेगी। 5,000 करोड़ 5,087 करोड़ का सेल्स एस्टिमेट है, पैट एस्टिमेट 591 करोड़ का है और एबिटा अगर हम मार्जिन में देखें तो 19% या 19.5% के आसपास ये नंबर रहेगा। यूएस सेल्स और इंडिया सेल्स दो इनकी की ज्योग्राफीज है। यूएस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अबाउट 3% QOQ 155 मिलियन, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% ऑन अ YOY बेसिस। एब्यूट्रॉल में मार्केट शेयर गेन्स, दिस इज समथिंग जो इनका चल रहा है, जो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू है और इन्होंने कपल ऑफ ड्रग्स लॉन्च भी किए हैं, तो देखते हैं उनका क्या नतीजा या क्या मार्केट शेयर गेन रहता है। ओवरऑल इंडिया एक्सपेक्टेड टू बी वीक, यूएस एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग। यूएस में 155 मिलियन करना एक की नंबर रहेगा सिप्ला के नतीजों के लिए जब वो डिक्लेयर करेंगे। ऑलराइट, तो अच्छे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और आप सिप्ला पर एक रिजल्ट का इम्पैक्ट, शायद प्री रिजल्ट का इम्पैक्ट भी देख रहे हैं और वहां आपको बाउंस बैक दे रहा है। आप HDFC बैंक को भी हरे निशान में आते हुए दिखाई देंगे और बजाज फाइनेंस भी अब आपको फ्लैट टू पॉजिटिव काम करता हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी सुबह से ही आपको यहाँ पर एक सेक्टर है जहां पर आपको बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, ऑटो रिकवर हुआ है और साथ ही अब बैंकिंग स्पेस भी रिकवर हो रहा है और साथ ही कुछ स्टॉक्स जहां पर ट्रिगर दूसरे हैं, ग्लेनमार्क, ओरो फार्मा। पूरा फार्मा स्पेस तो आपको नहीं दिख रहा लेकिन इन स्पेसेस में आपको जरूर बाउंस दिख रहे हैं। ओरो फार्मा पर क्या व्यू रहेगा आपका मेहुल? यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट PE डील होनी है, उससे पहले की रैली है, क्या आपको दिख रहे हैं कि आप पोजीशंस बननी शुरू हो गई हैं स्टॉक में? देखिए, ओरो फार्मा की अगर बात करें तो बहुत ही मेजर सपोर्ट 590 के आसपास का था, वहीं पर ये ट्रेड कर रहा है और वहां से थोड़ा बाउंस भी हमने देखा। तो मुझे लगता है एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। किसी को लो रिस्क ट्रेड अगर करना है तो 585 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये जो जोन है यहां से अगर ये घुमा तो तकरीबन 700 रुपीज तक के इसमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो रैली बहुत ही फास्ट आ सकती है, इसमें बहुत ही डिसाइसिव सपोर्ट पर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। तो एक बार के लिए यहाँ पर बाय किया जा सकता है ओरो फार्मा। करंट लेवल्स पर खरीदारी की राय यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा पर। फार्मा स्पेस वैसे भी फ्लेवर यहाँ पर नजर आ रहा है। फार्मास्यूटिकल स्पेस में इवेंचुअली हमने काफी ग्रोथ भी देखी है। बैंकिंग स्पेस भी फार्मा की ही तरह अच्छी तेजी के बीच कामकाज करता है और पोस्ट गुड सेट ऑफ नंबर्स फेडरल बैंक। श्रीकांत, इस पर अपनी एक राय दीजिए। मिड कैप स्पेस में टॉप परफॉर्मिंग, सबसे आगे 3% की बढ़त के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बैंकिंग स्पेस में ओवरऑल और पर्टिकुलरली फेडरल बैंक पर करंट सिचुएशन पर क्या राय होगी? बिल्कुल, तो देखिए वैसे जितने भी फाइनेंशियल के स्टॉक है वहां पे FI की लगातार बिकवाली बनी है और कई सारे स्टॉक्स में हमने देखा है कि प्रेशर ऊपरी लेवल पे आता है, लेकिन साथ ही साथ जो लोअर इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, क्रूशियल सपोर्ट्स होते हैं, वहां से हमने अच्छी रिकवरी भी देखी है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फेडरल बैंक में कई बार ये स्टॉक 90 या 85 के करीब आने के बाद अच्छी एक रिकवरी इसने बनाई है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि इसमें और रिकवरी का ट्रेंड जारी रहेगा। शायद हम 100 रुपए तक के लेवल्स देख सकते हैं हमें लगता है, लेकिन अगर इस लेवल पे अगर फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तो ICICI बैंक यहाँ पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले रैली बनेगी। मार्केट काफी गिर चुका है और अगर मार्केट रिबाउंड करता है तो लार्ज कैप स्टॉक्स, इंडेक्स एलिवेट स्टॉक्स सबसे पहले बढ़ेंगे और इसी वजह से लार्ज कैप पे फोकस करें। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर फेडरल बैंक में अगर हो तो बिल्कुल इसे होल्ड करके रखें। 100 के करीब शायद हमें आने वाले दिनों में एग्जिट मिल सकती है। देखिए, कई सारे शॉर्ट्स आपको इंटरनेट बेस्ड कंपनीज पर भी देखने को मिले थे पीछे के दिनों में ओवरसोल्ड जोन में, वहां से भी आपको अब रिकवरी दिख रही है। इंडिया मार्ट जैसे काउंटर पे 2% अब यहाँ पर तेजी है इंडिया मार्ट के काउंटर पे। मेहुल, इंडिया मार्ट पर क्या व्यू रहेगा? क्या यहाँ पर आपको लगता है और बाउंस के लिए यहाँ पर पोजीशन ली जा सकती है जिन्होंने अभी तक ना ली हो?
देखिए प्रियंका, इंडिया मार्ट की बात करें तो आज अच्छा खासा बाउंस हमने देखा था फर्स्ट हाफ में, बट वो प्राइस फिर से इरोड हो गया और तकरीबन हम अगर मैं देखूं तो ऊपर से 150 पॉइंट का फॉल फिर से आ गया। तो मेरे हिसाब से एक कंफर्मेशन की राह देखनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और थोड़ी बहुत डाउन साइड और देखने को मिल सकती है। लगभग 4000 के आसपास से काउंटर आ सकता है, तो एक कंफर्मेशन पर बाय कीजिए जो कि रहेगा आज का हाई। अगर आज का हाई निकलता है जो कि 4590 का, तभी इसमें कोई रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, अवॉइड कीजिए या फिर कंफर्मेशन की राह देखिए। ट्रेंड फिलहाल यहाँ पर दिख सकती है, इसलिए करंट सिचुएशन पर अवॉइड करने की राय, एक बार वॉच लिस्ट में रखें इसे, अच्छे लेवल्स पर एंट्री ली जा सकती है। इस बीच कुछ इंडस टावर देखिए, इस स्टॉक के साथ क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं करीब 4% के अपमूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छी भली तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कहीं भी तेजी के कोई साइंस पिछले हफ्ते नहीं दिखे। आज एकाएक ही अपमूव है, आपकी राय क्या होगी? जी देखिए 197, 198 के जो लेवल्स हैं उसके आसपास स्टॉक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फिर से स्टॉक ने उसी लेवल से एक बाउंस बैक दिखाया है। जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये जरा पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं, बट ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज और जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है दोनों के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सो ये जो एक बाउंस आई है इसे हम चाहेंगे कि जरा सा सेटल होने दें और 211 के जो लेवल्स हैं इसके ऊपर जब जाएगा तो एक कॉन्फर्मेशन आएगा, तब हम इसमें एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट करेंगे। तब तक के लिए अगर किसी के लोअर लेवल्स पे बाइंग है तो ये मोर ऑफ रिलीफ रैली ही लग रही है। कोई पोजीशन होल्ड करते हो तो 197, 198 के जो लेवल्स हैं उनके स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में बने रही है। में सुबह एक इरेगुलरिटी की भी खबर थी, जिसके बाद हमने देखा था स्टॉक में अच्छा खासा एक दबाव के साथ खुला था, लेकिन वहां से अब ये रिकवर अच्छा हुआ और अब 4% तेज भी दिखाई दे रहा है। इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। ओपल ग्लासवेयर इंपोर्ट पर जारी एंटी डंपिंग ड्यूटी को 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। क्या ये पूरी खबर? एक्सक्लूसिव डिटेल्स प्रकाश प्रदर्शन में बता रहे हैं। प्रकाश बताएं। देखिए, ओपल ग्लासवेयर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो घरेलू कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सरकार ओपल ग्लासवेयर के इंपोर्ट जो कि चीन और यूएई के जरिए हो रहे हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज की जो मियाद है उसको अगले 5 सालों के लिए बढ़ा सकती है। जी हाँ, इससे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो कि ओपल ग्लासवेयर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसका इस्तेमाल टेबल बनाने में, साथ ही साथ किचनवेयर के प्रोडक्ट्स में उसका इस्तेमाल होता है, जो डेकोरेशन के आइटम्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो काफी बड़ी इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको राहत के लिए ये फैसला लिया जा सकता है और उनको इसका काफी फायदा होगा। दरअसल डीजीटीआर जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधीन काम करने वाली संस्था है, उसने डोमेस्टिक कंपनीज के संपर्क करने के बाद इस बात की जांच शुरू की और ये पाया कि इस वक्त अगर ड्यूटीज की जो मियाद है एंटी डंपिंग ड्यूटी की उसको हटाई जाती है तो इसका काफी नुकसान डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 2017 में जांच के बाद सरकार ने ओपल ग्लासवेयर के इंपोर्ट पर जो कि चीन और यूएई से हो रहे हैं उस पर 5 सालों के लिए ड्यूटीज लगाई थी, जिसकी मियाद 8 अगस्त 2022 को खत्म हो रही है। लेकिन अब डीजीटीआर ने यह सिफारिश की है कि इसको अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया जाए, मतलब इसको 8 अगस्त 2022 से अगले 5 सालों के लिए यानी कि 2027 तक इसको बढ़ाने की सिफारिश की है। तो जाहिर तौर पे इसका फायदा जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को होने जा रहा है और अब आखिरी फैसला जो है इस पर वित्त मंत्रालय को लेना है और जिस तरह की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं और जिसका हवाला डीजीटीआर ने दिया है, इस बात की पूरी संभावना दिख रही है कि वित्त मंत्रालय इसको अगले 5 साल के लिए बढ़ा सकता है। ओके प्रकाश, शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच हमारे साथ नूरेश मिरानी भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। नूरेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं करंट लेवल्स पर मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं आप और स्टॉक्स इन स्तरों पर क्या सुझाएंगे? सो एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी में यहाँ से बाउंस होना चाहिए, ओवरसोल्ड जोन से एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है और ग्लोबली भी मार्च लोस के आसपास है काफी मार्केट्स। सो 16,000 16,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नियर टर्म के लिए और 16,650 एक अपसाइड टारगेट रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक पहला बाय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। स्टॉक ने रीटेस्ट किया 220 225 ब्रेकआउट को और जो पीएसयू स्टॉक्स में तेजी दिखाई दे रही है वो यहाँ पे भी है। इसने अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड एंट्री पॉइंट मिल रहा है, जैसे पावर ग्रिड में मिला था कुछ टाइम पहले। स्टॉप लॉस 220 रहेगा, टारगेट 255। सेकंड रहेगा बाय कैनरा बैंक पर, जिसमें 270 से 200 रुपए तक स्टॉक आ चुका है और अगर लास्ट देखे तो मार्च का लो 196 पर था और लास्ट एक साल का लो अराउंड 185 टू 200 के बीच में। सो ये एक जोन में एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक ट्रेड है। स्टॉप लॉस 195, टारगेट 225।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश। तो एक बाउंस बैक नरेश को भी लगता है यहाँ पे, और बैंकिंग स्टॉक्स में से कैनरा बैंक उन्हें पसंद आता है यहाँ पर। शुक्रिया इन पिक्स के लिए। इस बीच दूसरे बैंकिंग काउंटर्स पे भी कहाँ पर और बाउंस बैक पॉसिबल है? श्रीकांत, आपको क्या लग रहा है और कहाँ बाउंस आ सकता है? क्या यहाँ पर BTST करने की आप भी सलाह देंगे? बिल्कुल, अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर फाइनेंशियल्स पे फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि HDFC बैंक यहाँ पे काफी अच्छा एक रिकवरी का पैटर्न बना है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स हैं। और पिछली बार जब ये स्टॉक गिरा था बिफोर अनाउंसमेंट, उस वक्त उसके जो लेवल्स हैं वो 1290 के करीब के थे, और आज भी हमने उसी लेवल्स के करीब अच्छी एक रिकवरी देखी है या तो रिवर्सल पैटर्न देखा है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से बिल्कुल HDFC बैंक को लॉन्ग करके चले, और साथ ही साथ अगर किसी और इंडेक्स एलिवेट पे अगर फोकस करना है तो हमें लगता है कि FMCG में हिंदुस्तान लीवर पे भी फोकस किया जा सकता है। और इसकी भी वजह यही है कि ये स्टॉक काफी एक करेक्टिव पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। फिर प्रीवियस जो इसके लोज थे वो तकरीबन थे 2100 के करीब के, आज भी 2110 के करीब सपोर्ट ले चुका है। तो अगर इस मार्केट में अगर रैली बनती है तो इन्हीं सब स्टॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा, और इसके बाद ही हमें एक रैली देखने मिलेगी। तो 2090 के स्टॉप लॉस के साथ हिंदुस्तान लीवर को लॉन्ग करें, और 1290 के स्टॉप लॉस के साथ HDFC बैंक को लॉन्ग करके चले। क्लियरली एक बैंकिंग स्पेस और एक FMCG स्पेस। इनफैक्ट अगर देखें निफ्टी FMCG सबसे ज्यादा कमजोरी इस वक्त दिखा रहा है। इस कमजोरी में कहीं अगर प्ले आउट करना है तो HUL जैसे काउंटर्स पर एक बार फोकस जरूर किया जा सकता है। मेहुल, इस बीच मेटल स्पेस भी हम देख रहे हैं आफ्टर FMCG गिरावट यहाँ सबसे ज्यादा हावी होती हुई दिख रही है। मेटल स्पेस में इस गिरावट में कहीं कोई मौके बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं? पर्टिकुलरली कोई स्टॉक सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव हिंदुस्तान कॉपर, वेल्स, यहाँ पर वेदांता, नालको जैसे स्टॉक्स में नजर आ रहा है? देखिए, मेटल्स की बात करें तो मुझे दो स्टॉक बहुत ही ज्यादा जो ओवरसोल्ड है वो पसंद आ रहे हैं, लेकिन टाइम फ्रेम तकरीबन 2 से 3 महीने का रहेगा। पहला स्टॉक है सेल, जो कि है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने बहुत ही बड़ा एक ह्यूज ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फेल हो गया और अब वापस से तकरीबन 110 के लेवल्स क्रॉस करके 90 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है 80 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को 2 या 3 महीने के लिए होल्ड करना है तो कर सकते हैं। 110 और 120 के लेवल्स फिर से हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो मेरा रहेगा वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को भी बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, ये तकरीबन 600 के करीब ट्रेड कर रहा था 1 से 1.5 महीने पहले, और आज 450 के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज पहले का एक स्विंग लो था इसका 420 के आसपास का, उसी के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो तकरीबन 415 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को में भी बाइंग की सलाह रहेगी, लेकिन 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम होना चाहिए। यहाँ पर फिर से 500 और 550 के लेवल्स हमें हिंडाल्को में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हिंडाल्को पर एक व्यू रहेगा। और इस बीच अब हमारे साथ नयनतारा भी बनी हुई है, एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई हैं। जोमैटो और ब्लिंकिट का मर्जर, ये हम जानते हैं कि कई समय से ये दिस न्यूज इज डूइंग द राउंड्स, और अब इस पर क्या कुछ और डिटेल्स निकल कर आए नयनतारा? ये एक हम आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज खबर ला रहे हैं ET Now स्वदेश में। हमें अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि जोमैटो और ब्लिंकिट का मर्जर कभी भी हो सकता है। अनाउंसमेंट नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जोमैटो के साथ हो सकती है, वो मई के एंड में ही होगा। ब्लिंकिट का नाम पहले तो ऑफ कोर्स ग्रोफर्स था, उसको ब्लिंकिट बुलाया जाता है। यह कंपनी जो बोलती है आपको दूध, चीनी, सब्जियां, फल, ग्रोसरीज, आइसक्रीम आपको 10 मिनट में डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। ये है कंपनी का नाम ब्लिंकिट, तभी उसका नाम ब्लिंकिट है। हमें बताया जा रहा है कि ये जो मर्जर है ये एक ऑल स्टॉक डील होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लिंकिट के शेयर्स हैं, के शेयर होल्डर्स हैं, जैसे टाइगर ग्लोबल, जैसे सॉफ्ट बैंक, उनको जोमैटो के शेयर्स मिलेंगे। और इसी कारण हमको ये भी बताया जा रहा है कि शेयर होल्डर्स मान चुके कि अगर वैल्यूएशन राइट होगी वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देंगे। तो मतलब पहले बोर्ड मीटिंग होगी, जिसके बाद अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद EGM को भी बुलाया जाएगा शेयर होल्डर्स का। ये जो डील है ये शायद कंपटीशन वॉचडॉग CCI के पास नहीं जाने पड़ेगी। पहले भी अगर आप जोमैटो की कमेंट्री देखें, वो बिलीव करते हैं कि जो फ्यूचर है ई-कॉमर्स का वो होगा इंस्टेंट डिलीवरी, मतलब सब कुछ आपके दरवाजे में पहुंचना चाहिए 10 मिनट और उससे कम पे। और यही है वो बेट जो वो ब्लिंकिट के साथ कर रहे हैं। IPO से पहले जोमैटो ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे ब्लिंकिट में, उसके बाद उन्होंने ब्लिंकिट को डेट भी दिया कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट से। और अब बातचीत हो रही है, जो हमने आपको पहले भी बताया था एक मर्जर के बारे में, अब वो फाइनल लैप पे है।
बिल्कुल नयनतारा, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो जोमेटो ब्लिंकिट मर्जर जो है आखिरी चरण में इस वक्त, और इससे जुड़ी सारी की सारी अपडेट्स आपके सामने। कुछ जोमेटो एक बार एक क्विक चेक आप बताएं करंट सिचुएशन। हम देख रहे हैं ऑफकोर्स न्यूज बेस काफी हद तक इम्पैक्ट इसमें ऑन डील रिलेटेड न्यूज आते हुए दिखते हैं। आज के सत्र में कमजोरी जरूर है, लेकिन टेक्निकली आपको क्या लगता है कमजोरी हर तरफ बाजार में फिलहाल नजर आ रही है? जी हाँ, इसमें कमजोरी काफी समय से चलती आई है और वो बरकरार है, कहीं कोई रिवर्सल का साइन नहीं। बीच में एक फेज था जहां पे स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला गया था, बट उसका जो ब्रेकआउट आया है वो भी नीचे की तरफ आया है। तो नया निवेश तो इसमें मैं बिल्कुल नए निवेश की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। एक बार ये फॉल थम जाए देन प्रोबब्ली वी कैन टेक अ कॉल के इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहां से करना है, बट राइट नाउ इट्स अ फॉलिंग नाइफ। एक बार इसे थम जाने दीजिए, देन विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक अ कॉल। चलिए फिलहाल इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें और सिर्फ इसे रिव्यू कीजिए। ये राय आती हुई कमजोरी काफी ज्यादा हावी होती हुई, लेकिन इस बीच खबरें कई सारी इस स्टॉक से जुड़ी आती हुई दिखती हैं और एक्सक्लूसिव न्यूज लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। इस बीच HCL टेक्नोलॉजीज, श्रीकांत इस स्टॉक पर भी अपना नजरिया बताएं, क्योंकि IT स्पेस रडार पर तो है ही, और इस स्टॉक को भी अगर देखें अभी हम देख रहे हैं करीब 3% की बढ़त के साथ अपमूव्स जो है इंटैक्ट है। पिछले कुछ घंटों में ये स्टॉक ने जो तेजी पकड़ी है, इनफैक्ट आज दिन भर में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म कर दिखाया और अभी जो है अच्छी बढ़त के साथ करीब 3% तेजी, और ये तेजी अब भी जारी है। इन लेवल्स पर आपको ये HCL टेक का काउंटर कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि HCL टेक्नोलॉजीज भी करंट लेवल से खरीदा जा सकता है, और इसकी मुख्य वजह यही है कि ये स्टॉक अगर बाकी स्टॉक्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं IT बास्केट में, तो इसमें काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना है। और अगर करंट लेवल से अगर ये रिबाउंड करता है तो हमें लगता है कम से कम 1150 के लेवल्स दिखा सकता है। फंडामेंटली हमें लगता है कि ये स्टॉक 1300 1350 के लेवल्स भी आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है और फॉलिंग मार्केट में स्टॉक कम गिरा हुआ है। तो अगर करंट लेवल से लॉन्ग करते हैं तो 1050 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें 1150 के। 1150 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके पोजीशंस लेने के बारे में यहाँ पर, और एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो ऑफ कोर्स इंटैक्ट रखने की राय, क्योंकि बाजार की कमजोरी में ये स्टॉक जो है कम कमजोर होता हुआ या कम गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो कि रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन दिखा रहे हैं और जिनके रिजल्ट्स आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेंगे। मेहुल गुजरात गैस इज वन सच, वोडाफोन आइडिया के कल नतीजे आने वाले हैं, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, महानगर गैस। अब ऐसे में गैस से जुड़े स्टॉक्स लगातार फोकस में भी हैं। महानगर गैस और गुजरात गैस दोनों के नतीजों से पहले टेक्निकली चार्ट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं और इस पर राय क्या देंगे आप? देखिए दोनों ही स्टॉक थोड़े बहुत प्रेशर में काफी समय से ट्रेड कर रहे हैं और इनफैक्ट इनकी ट्रेंड देखें तो काफी नेगेटिव है। तो दोनों स्टॉक में अगर मुझे कंपेयर करना पड़े तो गुजरात गैस थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बिकॉज ये एक रिवर्सल पॉइंट के पास है। तो वो रिवर्सल पॉइंट आएगा तकरीबन 530 के ऊपर, तो जब तक ये 530 के ऊपर जाता नहीं है तब तक एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कंफर्म नहीं होगा। मुझे लगता है 530 के ऊपर एक रेंज ब्रेकआउट भी आएगा, तो 530 के ऊपर ये स्टॉक को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिए तो बेटर रहेगा, बिकॉज ट्रेंड काफी नेगेटिव। और जब भी ये स्टॉक्स में फॉल आया है, जैसे कि MGL और गुजरात गैस दोनों की बात करूं तो काफी शार्प फॉल हमने देखे हैं और कंसोलिडेट कर रहा है फॉल के बाद। तो हो सकता है नया लेग खुल जाए डाउन साइड का, तो कंफर्मेशन के ऊपर ही बाय कीजिए और अभी के लिए फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, फिलहाल इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में डालें, अवॉइड करने की राय मिलती हुई स्पेसेस पर नजर आ रही है। इस बीच शोभा लिमिटेड मिड कैप स्पेस में आज परफॉर्म कर रहा था। क्विकली कुछ आपकी राय शोभा लिमिटेड पर मैं जानना चाहूंगी, करंट सिचुएशन पर राय क्या होगी? क्विक कॉल दीजिए। जी हाँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, मेन इंडिकेटर्स जो हैं इसके वो भी नेगेटिव हैं। इन वन वर्ड, अवॉइड। ओके, ये राय मिलती हुई हमें नजर आ रही है। इस बीच 16,300 के पास निफ्टी में कामकाज क्लोज होता हुआ दिख रहा है। 54,493 के स्तर पर सेंसेक्स, बस 2 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने को, और देख लेते हैं फाइनल क्लोजिंग कैसी हो रही है। प्रियंका हमारे साथ वॉल से जुड़ी है। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया मानसी। आज देखिए जब हम खुले थे तो एक ज्यादा बड़े गैप डाउन के साथ खुले थे, लेकिन थोड़ा सा तो ये गैप रिकवर हुआ।
लेकिन इस बीच भी अगर आप देखें तो लास्ट आवर में आपको कुछ बाउंस बैक कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में जरूर देखने को मिला। आप ये कुछ काउंटर्स भी देख रहे हैं जहां पर आप हरा निशान देख रहे हैं, यानी जो क्लोज हो रहे हैं पॉजिटिव में। इसमें जाहिर तौर पर सुबह से ही टेक्नोलॉजी और बैंकिंग ये दो स्पेसेस हैं जो ओवरसोल्ड जोन में माने जा रहे हैं और वहां पर आपको रिकवरी देखने को भी मिली। आप इन्फोसिस देखें, HCL टेक देखें, विप्रो देखें, वहां पर आपको रिकवर। आज क्लियरली बाजार पर जो सबसे बड़ा दबाव बनाया था वो रिलायंस ने बनाया था। पोस्ट द नंबर्स रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन ऑलरेडी एक रैली स्टॉक ऑलरेडी कर चुका था बिफोर द नंबर्स, तो आज कंप्लीटली सेल ऑन न्यूज का ट्रिगर आपको रिलायंस में देखा है अमिड द ग्लोबल क्यूज। और उसके बीच हमने देखा कि आज को आपको सारे ही स्पेसेस पर एक प्रेशर देखने को मिला। मेटल्स वीक थे, साथ ही आपको किसी तरह का सपोर्ट ऑयल एंड गैस पैक में, हालांकि पावर स्पेस लेट काउंटर्स जो थे वहां पर आपको फिर भी स्ट्रेंथ या फिर वहां पर उन्होंने अपना मोमेंटम बनाकर रखा। लेकिन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में आपको जो बड़ी एक रिकवर हुआ है, जो बाउंस बैक देखा क्लियरली, वो आपको कई स्टॉक्स दिखे। जैसे आप बजाज फाइनेंस को देखें, बजाज फिनसर्व को देखें, HDFC लिमिटेड ने बाउंस बैक किया, HDFC बैंक भी फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करते हुए दिखाई दिया। तो आपको एक बाउंस बैक यहाँ से एंटिसिपेट करना चाहिए और वो क्लियरली लेड बाय बैंकिंग, ऑटो, ये IT, ये स्पेसेस जरूर दिखाई दिए। अगर हम इसी तरह से F&O गेनर्स की बात करें तो कुछ क्लियरली इम्पैक्ट उन स्टॉक्स पर भी दिखा जिनके रिजल्ट्स आए। फेडरल बैंक के रिजल्ट्स के बाद, नंबर्स के बाद आपने देखा कि वहां पर भी आपको एक पॉजिटिव बायस के साथ ही कारोबार करते हुए क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। पावर ग्रिड, पावर स्टॉक्स ऑलरेडी फोकस में और वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं करें बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस ट्रिगर। वहां पर आपको आज भी पॉजिटिव 3% तक का कारोबार करते हुए दिखाई दिया। और डिफेंसिव बेट्स कहीं ना कहीं बाजार में आपको सिलेक्टिव ऑटो स्पेस में और ITC जैसे काउंटर्स में देखने को मिली, जहां क्लियरली डिफेंसिव ट्रिगर आपको देखने को मिला। इसके अलावा आपको कुछ और काउंटर्स जो F&O में आज गेन होते हुए दिखाई दिए। PVR स्टॉक था, इंडस टावर सुबह यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज की खबरें थी जिसके चलते दबाव में खुला जरूर था, लेकिन इसके बाद इसने स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाई। और दूसरे स्टॉक्स जैसे इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स में जहाँ अच्छे खासे ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहे हैं, वहां पर भी आपको थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिखाई दिए। तो स्टॉक्स में आपको जहाँ रिकवरी दिखी वो क्लियरली आप ऑटो पैक देखेंगे, बैंकिंग के कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स देखेंगे, टेक्नोलॉजी ने बाउंस बैक किया। तो ये कुछ काउंटर्स है जिन्होंने दबाव क्लियरली बाजार पर बनाया। उसमें रिलायंस 3.5% तक, इंडेक्स हैवी वेट है, निफ्टी को नीचे खींचने का काम क्लियरली रिलायंस ने किया। तो जो ये बेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है क्लियरली, यहाँ पर अब आपको 16,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस बाजार के लिए था और फिलहाल हम देख भी रहे हैं कि उससे क्लोज नहीं कर पाया, उसे पार आज नहीं कर पाया। 16,300 के पास आज की मार्केट की क्लोजिंग हुई है। इसी के साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, अपनी ट्रेडिंग पिक्स हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबरें, कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई खबरें, बिजनेस जगत से जुड़ी हुई सारी खबरें इतना स्वदेश पे लगातार बनी हुई है।